let's start with the MCQs of Coulomb's law जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं. इन MCQs में सारे क्वेश्चन सामने आएंगे एक एक करके, जो मेरे को आपसे सॉल्व करवाना होगा. पहले मैं हिंट देके बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है. So let's start with the first question. First कह रहा है 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart. दो चार्जेस हैं, एक है प्लस Q और एक है माइनस Q. एक चार्ज है आपके पास प्लस Q और एक चार्ज है माइनस Q. आर सेपरेटेड बाई D डिस्टेंस अपार्ट. कुछ डिस्टेंस मैंने दूर रख दिया इन दोनों को, D डिस्टेंस मान लिया दोनों के बीच में. एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F. सो दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स कौन सी होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी दोनों के बीच में. एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. दोनों के बीच की जो फोर्स है वो है F. सो F कितना हो गया? K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर. ये पहली बात मानते हो बेटा सारे? इसमें कोई दिक्कत नहीं. पहली लाइन से ये इंटरप्रिटेशन निकलती है. कहता है इफ 25% ऑफ द चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B. अब है काम का पॉइंट. A के पास कौन सा चार्ज है? A के पास है पॉजिटिव चार्ज. आपने उस पॉजिटिव चार्ज का 25% B को दे दिया. मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, amount of charge transferred from A to B वो जाएगा 25% of plus Q. मानते हो बेटा? मतलब Q by 4. इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? आपको क्वेश्चन में बोला 25% of the charge is transferred from A to B. So A का 25% reduce हो गया. A का 25% reduce हो गया. कौन सी क्लास? A का चार्ज 25% reduce हो गया और B का चार्ज क्या हो गया? 25% इंक्रीज हुआ. क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ. आपको बोला A का चार्ज 25% आपने निकाल के B को दे दिया. सो पहले मैंने निकाला कि टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ. जितना A का चार्ज था उसका 1/4 ट्रांसफर हो गया. मतलब अब नया चार्ज A पे कितना आएगा? न्यू चार्ज ऑन A. इसको मैंने Q1 डैश बोल दिया. ये हो गया टोटल में से Q/4 माइनस रिजल्ट आया 3Q/4. क्या ये बात समझ में आता है? ये हो गया Q1 डैश. इसी तरह से न्यू चार्ज ऑन B. B पे चार्ज कितना होगा? B पे ये जो ट्रांसफर हुआ ये ऐड हो गया. B पे एक्स्ट्रा कुछ 25% एक्स्ट्रा नहीं आया. B पे क्या हुआ? जो भी चार्ज था, जो ट्रांसफर हुआ वो एड अप हो गया. सो B का चार्ज कितना था? माइनस Q. उसमें से Q/4 ऐड हो गया. सो B पे चार्ज कितना आ गया? माइनस 3Q/4. क्या ये सिचुएशन समझ में आती है? हाँ, आपको क्या बोला? अमाउंट ऑफ चार्ज आपने 25% A का चार्ज B में ट्रांसफर कर दिया. सो A का 25% चार्ज कितना हो गया? 1/4 ऑफ कैपिटल Q. आपने 1/4 ऑफ कैपिटल Q B को ट्रांसफर कर दिया. 1/4 ऑफ कैपिटल Q आपने B को ट्रांसफर कर दिया. सो कितना ट्रांसफर हुआ? 1/4 ऑफ कैपिटल Q. तो A का चार्ज कितना हो गया? सबट्रैक्ट हो गया 1/4 ऑफ कैपिटल Q और B में उतना ऐड हो गया. B के पास चार्ज कितना था? नेगेटिव. उसमें ऐड हो गया तो उसका नेगेटिव भी कम हो गया ना. उसका चार्ज नेगेटिव था. ये मत कर देना कि B पे चार्ज है Q, उस पे Q/4 जुड़ गया. नहीं, B पे चार्ज था माइनस Q, उसमें Q/4 जुड़ा. सो ओवरऑल तो रिड्यूस हो गया ना नेगेटिव में. सो आपके पास न्यू फोर्स कितनी आ गई? न्यू फोर्स आ गई K 3Q/4 मैग्नीट्यूड वाइज 3Q/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर
तो रिजल्ट आया 9/16 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो रिजल्ट आया 9/16 टाइम्स डी, सॉरी एफ, 9/16 टाइम्स एफ। ठीक है, ये बात क्लियर बेटे सबको? ऑनलाइन समझ में आई सबको ये बात? दोबारा सिचुएशन क्या बोला मैंने? मेरे को क्वेश्चन में बोला कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस कैपिटल क्यू, एक है माइनस कैपिटल क्यू। प्लस कैपिटल क्यू से 25% चार्ज लेके आपने माइनस कैपिटल क्यू में दे दिया, सो इसका चार्ज 25% रिड्यूस हो गया। सो क्यू था, क्यू माइनस 25%, इतना चार्ज रिड्यूस हो गया, Q/4 रिड्यूस हो गया। और B का चार्ज 25%, उतना ही चार्ज बढ़ गया। B का चार्ज माइनस क्यू था, उसमें Q/4 ऐड हो गया, सो उसका टोटल कितना हो गया? -3Q/4। सो अब फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया? K 3Q/4, 3Q/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगला, ये जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये नीट या जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये 9 के 9 जितने हैं सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट हिंट दे रहा हूं इसको, इसका हिंट दूंगा, आप इसको अटेम्प्ट करोगे और पिछला अपने हाथ से करोगे। हिंट देके मैं साइड हो जाऊंगा, आप करना। सेकंड क्वेश्चन, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। अभी तो दोनों का चार्ज वैल्यू वाइज क्या होता है? सेम होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? -E, और प्रोटॉन का कितना होता है? +E। ओवरऑल एटम क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, ओवरऑल एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन गोलू घूम रहा होता है। सो टोटल चार्ज हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा? 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का। बट यहां पे थोड़ा सा चेंज बोला, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E एंड द अदर इज E प्लस डेल्टा E। सो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? -E, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? +E प्लस डेल्टा E। क्या ये सिचुएशन की दो लाइन समझ में आती है? क्या बोला? वन ऑफ देम इज -E, माइनस किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, एंड वन ऑफ देम इज E प्लस डेल्टा E, ये किसका होगा? प्रोटॉन का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम में एक होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस पे चारों तरफ गोल घूम रहा होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। मतलब इस हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना हो जाएगा? E प्लस डेल्टा E किसका? प्रोटॉन का, और -E किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज ऑफ इसका कितना बना? डेल्टा E। क्या ये बात समझ में आती है? तो हाइड्रोजन एटम का इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जो हाइड्रोजन एटम मेरे पास है, उस हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना होगा? डेल्टा E। क्या ये बात क्लियर होती है? क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कितना है? E प्लस डेल्टा E, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -E। सो टोटल चार्ज इस सिचुएशन में कितना हो गया? डेल्टा E। ये बात सबको क्लियर? ऑनलाइन ये बात सबको क्लियर? यस सर। आगे देखते हैं। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। सिचुएशन आपको क्या दी हुई है? सिचुएशन आपको दी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से क्या हो रही हैं? बैलेंस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? बैलेंस। बैलेंस करने का मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसल आउट। क्या ये बात क्लियर? सेकेंड लाइन से ये सिचुएशन क्लियर? इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इज 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो गई? K Q1, Q1 क्या है? डेल्टा E, Q2 डेल्टा E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर।
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। M1 कितना है? मास कितना दिया हाइड्रोजन का? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। यही सिचुएशन है। आपको निकालना क्या है? डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेल्टा ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा ई का स्क्वायर कितना हो गया? कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के कितना होता है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। सिंप्लीफाई करो, कितना हुआ? 6.67 अपॉन 9, या छोड़ो, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 20 ऊपर जाके 6.67 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। ये है डेल्टा ई का स्क्वायर। डेल्टा ई निकालना होगा तो वो कितना होगा? डेल्टा ई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6.67 इंटू 1.67 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। मानते हो बेटा? अब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ओरल करते हैं, अप्रोक्सीमेट देखते हैं। 6.67 का रूट क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2 का 4 होता है स्क्वायर, 3 का 9 होता है, 4 और 9 के बीच में 6 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 2 पॉइंट समथिंग इंटू 1.67, 4 के आसपास आंसर आएगा। 4/3 अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास होता है। तो आपको क्योंकि पॉइंट्स में नहीं निकालना, आपको बोला ऑफ द ऑर्डर ऑफ, और 10 की पावर्स में भी देखो कितना बड़ा बड़ा गैप है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना होगा? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस 37। ये माइनस 37 और ये 1 पॉइंट कुछ, माइनस 37 और 1 पॉइंट कुछ। तो आपको क्या निकालना है? सिर्फ ऑर्डर निकालना है। तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 37। क्या ये क्लियर है सबको? जी बोलिए बेटा। दोनों सेम होगा। हाइड्रोजन, इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 2 हाइड्रोजन एटम है, आपको बोल रहा है हर हाइड्रोजन एटम में ये सिचुएशन है, तो चाहे जैसे मर्जी हाइड्रोजन एटम हो सबका सेम होगा ना। ये कोई स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्या ये क्लियर होता है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? yes. सारे बच्चों को? ठीक है, प्लीज इसको, इन 2 को अपने हाथ से लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं। 2 आइडेंटिकल, प्लीज सामने देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं करके साइड हो जाऊंगा, अब आराम से लिखना, समझो पहले इसको। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स suspended from a common point by 2 massless strings of length L are initially at a distance D. Okay, कैसी सिचुएशन है? ऐसी सिचुएशन है जैसा आपने न्यूमेरिकल्स में भी की है। ये 2 चार्ज हैं, दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस है D। याद है ना ये सिचुएशन? क्या करते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करती थी, वेट नीचे लगता था, स्ट्रिंग में टेंशन होती थी। ध्यान है बात सबको? ओके। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। हो, चार्ज लीक करता है। जब चार्ज लीक करेगा तो रिपल्सिव फोर्स कम होती जाएगी। 2 बॉडीज है, दोनों चार्ज ने, रिपेल होके इधर हो गई। जब चार्ज लीक होगा, फोर्स धीरे 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 कम होती जाएगी, तो ये पास आते जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स इनको दूर रखे। अब जब चार्ज कम होगा तो इनके बीच में जो गैप है वो रिड्यूस होने लगेगा। आपको क्या बोला? चार्ज रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। ये पहली सिचुएशन, रेट एट विच चार्ज इज लॉस्ट, दैट इज कांस्टेंट, राइट? आगे, एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। ओके, दोनों आपस में v वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। किसी भी मोमेंट पे डिस्टेंस x है, किसी भी मोमेंट पे डिस्टेंस x है,
मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स जी माइनस लॉस की वजह से आया, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा डी। ये दिया हुआ है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहां समराइज कर दिया। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, क्या ये लॉजिक समझ में आता है यहां तक? पहले इतना बताओ, क्वेश्चन पढ़ पूरा। आपको क्या बोला? इनिशियली ये डिस्टेंस डी है, तो जो x मैंने दोनों के बीच में गैप माना, स्टार्टिंग x की वैल्यू क्या होगी d, उसके बाद x धीरे धीरे कम होगा, और आपको निकालना क्या है? dx बाई dt निकालना है। dx बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? रेट एट विच x चेंजेस, दैट विल बी वेलोसिटी। यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ो, इंटरप्रिटेशन देखो, ये समझ में आता है तो फिर मैं आगे चलूं। किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो, किसी भी बच्चे को, ऑनलाइन किसी को यहां तक कुछ पूछना है बेटा? No, sir. अब आ जाते हैं इसके। हाँ जी बेटा बोलिए। ये स्टार्टिंग वैल्यू वाला एक बार समझा दो। पहली लाइन पढ़ बेटा, फर्स्ट और सेकंड लाइन क्वेश्चन की। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D। तो स्टार्टिंग जो x की वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू ऑफ x, वो D हो गई ना? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे आगे। एक्सप्रेशन इसका क्या होगा फोर्सेस का? प्लीज पे अटेंशन। दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे लगेगा वेट, ये हो गया mg, ये होगा टेंशन T, परपेंडिकुलर जोड़ो, ये हो गया थीटा। तो यहां से मैं अगर कंपोनेंट्स बनाऊंगा, ये हो गया थीटा, टेंशन के दो कंपोनेंट्स T cos थीटा और लेफ्ट साइड पे हुआ T sin थीटा। एक्सप्रेशन क्या बनेगा? T sin थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। इस स्टेप तक कोई डाउट? T sin थीटा लेफ्ट इक्वल टू राइट, अप इक्वल टू डाउन। दोनों इक्वेशंस को करें डिवाइड। tan थीटा कितना हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। इस स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई शक है तो प्लीज बोलिए। ये तो करा हुआ है ना सबने? tan थीटा कितना हो गया? Fe अपॉन mg। अगर एंगल छोटा होता है, इफ थीटा इज स्मॉल, सो थीटा, tan थीटा, sin थीटा सब बराबर होते हैं। ये याद रखिएगा, ये इस क्वेश्चन में भी नहीं, अदरवाइज भी आगे भी बड़े होके काम आएगा। बड़े होके मतलब 12th में, आगे के चैप्टर्स में कुछ तो बड़े हो ही जाओगे ना, 2-4-5 दिन बाद भी। सो जिसका कल बर्थडे वो 1 साल बड़ा हो जाएगा कल। सो जब भी एंगल छोटा होता है तो थीटा, tan थीटा, sin थीटा बराबर होते हैं। बच्चे कहते हैं सर क्यों झूठ बोल रहे हो? साइन अगर 1 डिग्री है तो साइन 1 डिग्री तो बहुत छोटा एंगल हुआ, साइन 1 डिग्री 1 के बराबर थोड़ी ना होता है। जब भी हम यहां थीटा लिख रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियंस। साइन 1 इज 1 रेडियन, और 1 रेडियन होता है 57 डिग्रीज। बहुत बड़ा एंगल है वो, उसके लिए वैलिड नहीं है ये किसके लिए वैलिड है? जब एंगल छोटा हो। 1 डिग्री कितना रेडियन हो गया? 1 डिग्री का कितना मतलब हो गया? 1 डिग्री हो गया 180 पाई बाय कितना रेडियन हुआ? पाई बाय 180। पाई कितना होता है? 3.141 डिवाइडेड बाय 180। इतना छोटा एंगल, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? ये जो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी ना, आप चेक कर लेना, टेबल्स में सेम वैल्यू होगी। साइन 1 रेडियन की, tan 1 डिग्री की भी सेम वैल्यू होगी। तो जब भी एंगल छोटा हो 2, 4, 5 डिग्री, 7, 8 डिग्री, तब साइन थीटा को थीटा ले सकते हो। माइंडेड थीटा किसमें होगा? रेडियंस में। अच्छा जी, सो इसका मतलब मैं इस सिचुएशन में, ये इक्वेशन नंबर 1, tan थीटा को अप्रोक्सीमेट साइन थीटा लिख सकता हूं, इसको मैं x/2l लिख सकता हूं। ये कैसे? x/2l, ये कितनी लेंथ हुई? x/2,
और ये स्ट्रिंग लेंथ L, तो साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x/2 डिवाइडेड बाय L। सब्स्टिट्यूट करो, एक नंबर में दो नंबर, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं x/2L इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। वैल्यू डालिए, x/2L इज k ही रहने देते हैं, नहीं k से मैंने वो लिखा है ना dq/dt, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q² mg। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्रॉस मल्टीप्लाई, q² कितना आ गया? q² आ गया, ये कट गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाय L इंटू एक्स क्यूब, तो q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ आ गया। मानते हो? चार्ज का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³। क्यों निकाला मैंने ये रिलेशन? क्योंकि मुझे dq/dt पता है और मुझे dx/dt निकालना है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट d/dt ऑफ q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ x³। प्लीज मत लिखना, पहले मैं गलत कर रहा हूं जान के, गलत ट्रैक पे आपको ले जा रहा हूं, उसके बाद सही बताऊंगा। जान के कर रहा हूं मैं इसे ताकि आप पेपर में ना करो। q² कितना हो गया? 2q dq/dt प्रोपोर्शनल टू 3x² dx/dt। हां कि ना? मानते हो बेटा? मानते हो बेटा? यहां पे फंस गए हम इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू नहीं पता किसी भी मोमेंट पे। आप dx/dt निकालना चाहो तो आपको dq/dt तो पता है, पर q पता है किसी भी मोमेंट का? नहीं पता, तो ये स्टेप नहीं चलेगा। क्या चलेगा? क्योंकि q नहीं पता तो q को अकेला कर लो, q प्रोपोर्शनल टू x⁵/3/2। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आपके पास आया dq/dt प्रोपोर्शनल टू 3/2 x⁵1/2 dx/dt। dq/dt था -k प्रोपोर्शनल टू 3/2 x⁵1/2 इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 2/3 k x⁻², तो v प्रोपोर्शनल टू x⁻²। आपको वेलोसिटी विद डिस्टेंस का रिश्ता चाहिए था, x⁻² आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सेम है। ये जितने करा रहा हूं ये सब एंट्रेंसेस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये वाले सीबीएसई में नहीं आए, पर ये एंट्रेंसेस में आए। तीनों अभी तक जो किए, तीनों ये 9 के 9 एंट्रेंस में आए हुए हैं। शुरू के थोड़े टफ हैं, आगे के आसान क्वेश्चंस हैं। ये लॉजिक समझ में आता है। अब अगर कभी अप्रोच लगानी हो तो लगा सकते हो। प्लीज लिखिए इसको अपने हाथ से, कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो पूछिए। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, टू पिथ balls carrying equal charge are suspended from a common point by strings of equal length. Okay, फिर से वैसी प्यारी सी सिचुएशन। The equilibrium separation between them is r. ठीक है जी। Now the strings are rigidly clamped at the half the height. Okay, strings को पकड़ के बीच में ले आए, ऐसी सिचुएशन बना दी। The equilibrium separation between the balls now become, ओहो, ये तो अलग सिचुएशन हो गई ना। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर। आपको पहले सिचुएशन क्या दी हुई है? पहले सिचुएशन दी है ये वाली, दोनों के बीच में गैप है r, ये है y। अगेन एक्सप्रेशंस, mg नीचे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगी, टेंशन इधर होगी। मानते हो? मान लिया एंगल थीटा, कंपोनेंट्स बनाओगे,
ऊपर आया टी कॉस, लेफ्ट आया टी साइन। टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड करें, tan थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। मानते हो बेटा? ओके, नाउ द प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन इज दैट थीटा विल ऑल्सो चेंज, isn't it? मैं बीच में क्लैंप करूंगा तो एंगल भी चेंज होगा, तो मुझे एंगल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एंगल को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को tan थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। tan थीटा डालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, r/2 डिवाइडेड बाय y। तो ये कितना आ गया, r/2 डिवाइडेड बाय y। मानते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा थीटा ये है मेरे बच्चे, दिस इज द थीटा, तो ये बेटा कितना हो गया, l/2 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू डालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कितनी हो गई, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और नीचे है mg इज इक्वल टू r/2y। रख लें संभाल के, देखते हैं क्या करना है बाद में इसका। इतनी सिचुएशन समझ में आती है। अब आ जाते हैं अगली सिचुएशन पे। हमने इसको क्लैंप कर दिया मिडल में। जब इसको क्लैंप कर देंगे मिडल में तो सिचुएशन कैसे बदलेगी, ये यहां से क्लैंप हो गया तो अब ये दो रिपेल करेंगे, यहां से मैंने पकड़ के रखा हुआ है दोनों को। सो अब ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, एंगल चेंज हो जाएगा ना, ये एंगल हो गया क्या, अल्फा। mg अभी भी नीचे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी राइट साइड लगेगी, पर वो चेंज हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बदल गया। डिस्टेंस कितना है अब, r', तो आधा कितना हुआ, r'/2। टेंशन बदल जाएगी, t', कंपोनेंट्स बदल जाएंगे, t' cos अल्फा, t' cos अल्फा, और लेफ्ट साइड हुआ t' sin अल्फा। फिर से इसकी इक्वेशन बनाओ, ये हो गया अल्फा। इक्वेशन t' sin अल्फा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और t' cos अल्फा इज mg। डिवाइड करें, tan अल्फा कितना हुआ, न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg, और tan अल्फा अब कितना हो गया, r/2, और ये डिस्टेंस हो गया y/2, r'/2 डिवाइडेड बाय y/2। मानते हो बेटा? अब tan कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर चेंज हो गया, 2 कट गया, वैल्यू डालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो गई, k, चार्ज सेम है, डिस्टेंस चेंज हो गया, इनटू mg इज r'/y। नंबर 2। ये दो इक्वेशन समझ में आती हैं, नो प्रॉब्लम, श्योर। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस के साथ थोड़ा और गेम खेलते हैं। जो पहली इक्वेशन है उसमें देखो k q स्क्वायर बाय mg कितना हुआ, r3/2y। नंबर 1 इसको मानो। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से भी k q स्क्वायर बाय mg की वैल्यू निकाल लो, कितना हुआ, r' का क्यूब डिवाइडेड बाय y। नंबर 2। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि दोनों सीधा सीधा इक्वेट कर पाऊंगा। हाँ जी, r' नया निकालना है, नया निकालना है, वो उसमें क्लियर नहीं, आप अपनी बुक में देखो, उसमें साफ दिखेगा। ठीक है, नाउ पिक्सल उसमें थोड़े फट गए हैं। नाउ इक्वेट करो, r नहीं होगा, निकालना है नया सेपरेशन। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स नाउ बिकम, तो चेंज हुआ ना बेटा, r मतलब x ले लो, कुछ भी ले लो, नया सेपरेशन निकालना है आपको, उसको r' सोच लिया। 1 और 2 दोनों को इक्वेट करो, r3/2y इज r' का क्यूब बाय y। y से y कट गया, r' कितना हो गया, r/√2। ए ऑप्शन।
समझ में आ गया? स्प्राइट है एकदम क्लियर। प्लीज लिखो इसको अपने हाथ से, ये तो इजी था। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इजी इजी क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 ओवरऑल। Charge Q is placed at the center of a line joining two charges capital Q. System of three charges will be equilibrium if Q is equal to, करूं सॉल्व? Q is equal to, आंसर बताओ इसका, माइनस क्यू बाय 4। करोड़ बार कर रखा है क्वेश्चन, करा हुआ है ना? क्या है? चार्ज दो कैपिटल Q चार्ज हैं, मिड पॉइंट पे आपने स्मॉल q रखा, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों पे फोर्स बराबर होगी। इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो, 2x डिस्टेंस मान लो दोनों के बीच में, ये x हो गया। कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम के लिए k q q बाय 2x का स्क्वायर प्लस k q q बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। k q x स्क्वायर k q x स्क्वायर कट गया, q बाय 4 प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। रिलेशन आ गया q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4। जब करा रहा था तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन हर एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज स्मॉल q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, अगर n electrons missing हैं, if n electrons are missing, then charge on each Q1 और Q2 कितना हो जाएगा? प्लस एनी, प्लस क्यू, क्योंकि लॉस है, मिसिंग है, तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और चार्ज किसके बराबर होता है? Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आपको क्या बोला? फोर्स है F, सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सो n स्क्वायर कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। n आ गया अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। गॉट इट? इजी क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, an electron is moving around the nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius r. ये है जी इलेक्ट्रॉन, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, बहुत जल्दी गलती हो सकती है इसमें। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इलेक्ट्रॉन है, गोल घूम रहा है। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज होता है प्लस ई, क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है यहां पे, इस पे चार्ज है माइनस ई। होगा कि नहीं होगा? दोनों पे फोर्स कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। दोनों पे फोर्स क्या होगी? k q1 q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो क्या बचेगा? k ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। मानते हो? गलत मानते हो। क्यों? वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो, चार्ज का साइन कंसिडर करोगे। अगर मैग्नीट्यूड होता है तो चार्ज का साइन नहीं लेते, अगर वेक्टर फॉर्म होती है तो चार्ज का साइन लेते हो कि नहीं लेते? तो चार्ज का साइन लेना पड़ेगा। फोर्स क्या होगी? k वेक्टर फॉर्म में k q1 चार्ज का साइन q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करो? ऑप्शंस में चेक करो। पहला गलत है, आर क्यूब है, आर वेक्टर है, ये आर स्क्वायर है, आर यूनिट वेक्टर है, बट माइनस का साइन नहीं है। तीसरे में माइनस का साइन है तो आर क्यूब है नीचे। अगले में आर वेक्टर है ऊपर, तो आर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब। ऊपर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर। तो रिलेशन क्या आया? माइनस के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो कृपा करके ध्यान से ऑप्शंस को देखो, एक एक को तमीज से टटोलो और फिर आंसर दो। क्या बताया? अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तब आप चार्ज का साइन नहीं लेते के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में। जैसे ही क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल होगी
चार्ज का साइन भी यूज होगा, चार्ज का साइन आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव दिया हो चाहे वो नेगेटिव दिया हो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फुदू क्वेश्चन, when air is replaced by dielectric medium of force constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by distance क्या होता है भाई, F नॉट बाय FM कितना हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो गया, F नॉट डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो अगर मीडियम आप करते हो तो क्या हो जाता है, डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, डिक्रीजेस K टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया, K टाइम्स डिक्रीज। अगर ऑप्शन में होता बिकम्स 1 बाय K टाइम्स, वो भी सही था। ठीक, पहला ठीक है, दूसरा इंक्रीजेस K टाइम्स नहीं, रिमेन्स अनचेंज नहीं, 1 बाय K स्क्वायर नहीं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, पॉइंट चार्जेस +4q - q +4q आर केप्ट ऑन x एक्सिस एट x इक्वल टू 0 a एंड 2a। ये है +4q -q +4q, ये है x इक्वल टू 0 a, x इक्वल टू 2a, मतलब इधर से a डिस्टेंस दूर। अब इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, ओनली पहले स्टेबल अनस्टेबल बाद में बात, पहले इसकी बात करते हैं -q की। पहली बात -q, इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इस ओरिएंटेशन में बात करता हूं, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं थोड़ा सा राइट साइड जाऊंगा तो इसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है अलोंग दिस। अगर आगे जाऊंगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, वापस खींचेगा, स्टेबल होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कुछ ओरिएंटेशन नहीं बोली, ओवरऑल कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, ओवरऑल कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। दूसरी पॉइंट, स्मॉल, ये जो -q है ये तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, स्टेबल अनस्टेबल तो बात की बात है। ये +4q है, अच्छा +4q है दोनों, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में। आई थॉट ये q और ये q है, दोनों इक्वल हैं, मिडल में इक्विलिब्रियम होगा, बट स्टेबल नहीं हो सकता, स्टेबल कभी भी नहीं होगा ओवरऑल। ओरिएंटेशन दी होती कि व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तब स्टेबल और अनस्टेबल चेक करते। अभी आप चेक ही नहीं करोगे, मतलब क्या हो गया, -q तो इक्विलिब्रियम में है। अब इस +4q की बात करते हैं, +4q को रिपेल करेगा k 4q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2a, उसका स्क्वायर, फोर्स आ गई 4kq² बाय a स्क्वायर। -q +4q को अट्रैक्ट करेगा, जो F2 फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, F2 जो फोर्स होगी वो हो जाएगी k 4q बाय a स्क्वायर। दोनों फोर्सेस बराबर आ रही हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, रिजल्टेंट क्या हुआ, 0। तो ये इक्विलिब्रियम में था, ये भी इक्विलिब्रियम में था, ये भी इक्विलिब्रियम में है। क्या ये बात समझ में आती है? अब ऑप्शंस चेक करते हैं। ओनली -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं, क्योंकि स्टेबल तो हो ही नहीं सकता। दूसरी ऑप्शन, नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, गलत, तीनों इक्विलिब्रियम में। थर्ड ऑप्शन, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, परफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम तो सारे हैं, और तीनों के तीनों किसमें हो गए, अनस्टेबल। ऑल द चार्जेस आर अनस्टेबल, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स equilibrium is always unstable। समझ में आ गई, समझ में आ गई, ऑलवेज अनस्टेबल। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओवरऑल इक्विलिब्रियम की, ओवरऑल इक्विलिब्रियम की, किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो ये थे सारे कॉन्सेप्चुअल्स। इसकी पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर हो जाएगी। ठीक है जी।